नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक और एग्जाम मंथन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि टोटली डेडिकेटेड होगा AEDO के लिए। AEDO यानी बिहार में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की 900 से ज़्यादा रिक्तियाँ आई हुई है और आप लोग उम्मीद है कि अभी तक फॉर्म फिल कर चुके होंगे। मेरा विश्वास है कि इससे बेहतरीन मौका आप लोग को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एक सिंगल एग्ज़ाम में आपको इतना बेहतरीन जॉब दे दे ऐसा शायद बहुत कम ही वैकेंसी होती है। उसमें एक AEDO भी है। तो AEDO को निकालने के लिए आपको फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए आपको सिलेबस सबसे पहले तो होनी चाहिए कि सिलेबस कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेट प्रैक्टिस करनी चाहिए। सेट प्रैक्टिस से क्या फ़ायदा होता है कि आपके सारे के सारे सेक्शन जो है, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो या फिर साइंस के तीनों सेक्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों सेक्शन। इसके अलावा करंट अफेयर्स, हालांकि इस सेट में जो है मैं अभी सेट जो कराऊंगा उसमें करंट अफेयर्स को थोड़ा सा पुराने क्वेश्चंस दिए गए हैं, फिर भी आपको करंट अफेयर्स से भी अवेयर होना है। तो सेट प्रैक्टिस से यही फ़ायदा होता है कि इन सारे सब्जेक्ट को एक जगह आपको क्वेश्चन कलेक्शन मिल जाता है और उसके सारे के रिवीजन हो जाते हैं। नंबर कितना भी आए उससे अभी ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बट आपको रिवीजन ज़्यादा करनी है। रिवीजन करने के लिए सेट प्रैक्टिस बुक करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसी उद्देश्य से आज हम लेके आए हुए हैं AEDO के लिए प्रैक्टिस बुक। एग्ज़ाम के बारे में आप लोग को पता होगा कि यह एग्ज़ाम जो है, तो पहली बार तो एग्ज़ाम एक हिंदी के लिए होगी जो कि पास करना ज़रूरी होगा सबके लिए। दूसरा जो मेन पेपर होगा वो समान अध्ययन का होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव केवल प्रश्न होंगे। यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि केवल एक एग्ज़ाम में आपको मेरिट बनाना है। प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी और टाइम आपको 2 घंटा मिलेगा। टोटल मार्क्स 100 रहेगा। तो ये रहे एग्ज़ाम के बारे में। और ये जो 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाएंगे। सिलेक्शन के अलावा आपको फाइनल मेरिट तक पहुंचाएंगे। तो आप लेट नहीं करें, जितना जल्दी हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाना शुरू करें। इसके अलावा बिहार SI के भी आगे है, कल ही नोटिफिकेशन आया हुआ है 1800 के करीब में, उसमें भी वैकेंसी आई हुई है। तो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हैं, वो सारे के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 1। इसके पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मेरा नाम शशांक है और मैं वर्तमान में फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत ऑडिटर पोस्ट पे कार्य कर रहा हूं। मेरा सिलेक्शन CGL 3 के द्वारा हुआ था। इसके अलावा मैं वेरियस BPSC एग्ज़ाम्स में अपीयर हो चुका हूँ, इंटरव्यू भी दिया हूँ। 67 BPSC का मैंने इंटरव्यू भी दिया था। इसके अलावा मैं लगातार मेंस दे रहा हूँ। और अभी चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 1। यहाँ पहला प्रश्न है, चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे कुम्हरार स्थल संबंधित है प्राचीन कहाँ से, तो पटना से, यानी पाटलिपुत्रा से। कुम्हरार स्थल पटना से स्थित है, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष कब चलता है। बहुत इजी प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत का वित्तीय वर्ष ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। वहीं RBI का पूछेगा तो RBI का थोड़ा सा चेंज हो जाता है, 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और जुलाई से पहले कौन सा मंथ आता है, तो ये 30 जून तक RBI का होता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था। ये प्रश्न जो है थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न है। कब जोड़ा गया था, डेट पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन A 1 अप्रैल 2010। जैसे कि आप लोग को पता होगा शिक्षा को कब जोड़ा गया था, तो 86 अमेंडमेंट हुआ था 2002 में। उसी टाइम में शिक्षा को जोड़ा गया था, लेकिन संसद के अनुमोदन और राष्ट्रपति द्वारा साइन करने के बाद जो लागू हुआ था उसका डेट क्या था, तो 1 अप्रैल 2010। इसे याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पूछा गया है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 352।
अनुच्छेद 352 के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा किया जाएगा, ये भी पूछा जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। और किसके कहने से किया जाएगा, तो पहले इसमें केवल पीएम होते थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ ना, तो उसके बाद से इसमें मंत्रिमंडल शब्द जोड़ दिया गया, मंत्रिमंडल शब्द जोड़ दिया गया है। तो अब किसके सहयोग से, किसके कहने पे किया जा सकता है, तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के बाद से राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 352। अगला 5वां नंबर प्रश्न है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन सा तारा है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सप्तऋषि। सप्तऋषि तारामंडल जो है वो ध्रुव की ओर संकेत करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य आप लोग को पता होगा, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान का है। दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो एमपी। और तीसरा महाराष्ट्र। तो ये तो क्षेत्रफल के अनुसार हो गया, एरिया वाइज हो गया। अगर यही प्रश्न रहता है कि आपको जनसंख्या यानी पॉपुलेशन से रहता है, तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाता है, सबसे बड़ा राज्य हमारा यूपी हो जाता है, यूपी। वहीं दूसरा नंबर पे कौन हो जाता है, तो ये दूसरा नंबर पे महाराष्ट्र हो जाता है, और तीसरा नंबर पे अपना बिहार है। तो ये तीनों राज्य जनसंख्या के अनुसार हो जाएगा, और क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान, एमपी और एमएच यानी महाराष्ट्र है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 7वां नंबर प्रश्न है, भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा V.A. स्मिथ, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत का प्रारंभिक इतिहास नामक पुस्तक के लेखक है V.A. स्मिथ। यह पुस्तक कब प्रकाशित किया गया था, इसे भी याद रखेंगे, विसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा लिखा गया, 1904 में इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है, बिहार प्रदेश में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है, इसका ऑप्शन है खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध, चीनी निर्माण। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा। ये चारों जो दिया हुआ, खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग, दुग्ध वाले क्षेत्र जो है, चीनी और निर्माण, ये सभी बिहार में तेजी से विकास करने वाले उद्योग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद यूनुस। 1937 में प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था, मोहम्मद यूनुस ने किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता और के अवसर पे, भारत की स्वतंत्रता के अवसर पे, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्रता के अवसर पे पटना लॉन यानी गांधी मैदान उसका नाम कर दिया गया। अगला प्रश्न 11 नंबर है, बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया। दोस्तों इस बुक में जो इसका उत्तर दिया गया है ऑप्शन ई दिया गया है, और डेट बताया जा रहा है जो कि 5 मार्च को बताया जा रहा है, 5 मार्च 1900 ईस्वी को। लेकिन बहुत सारे सोर्स में आप देखेंगे तो 3 फरवरी को भी मिलता है, और बिहार सरकार कुछ दिन पहले यह नोटिफिकेशन जारी किया था कि बिरसा मुंडा को सोते हुए ब्रिटिश ने कब पकड़ा था, तो 5 फरवरी 1900 ईस्वी को पकड़ा था। तो ये तीनों जो डेट है इसमें थोड़ा सा आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से 3 फरवरी ही होना चाहिए, लेकिन उत्तर दे रहा है 5 मार्च, तो इसे आप लोग एक बार चेक कर लेंगे। 3 मार्च दे रहा है उत्तर, इसे देख लेंगे। 12 नंबर प्रश्न है, बिहार के चिरान नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है, कैसी प्राचीनतम संस्कृति है, इसका सही उत्तर हो जाएगा नवपाषाणिक संस्कृति है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चिरांद और चेचर, चिरांद कहाँ है, तो चिरांद आपको वैशाली जिला में मिलेगा, चिरांद सारण जिला में मिलेगा, और चेचर कहाँ मिलेगा आपको, वैशाली जिला में मिलेगा। और ये दोनों जो स्थल है ये नवपाषाण संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों फेमस है ये, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हड्डियों की माला मिली है, हड्डियों की माला मिली है। 13 नंबर प्रश्न है, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी,
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दरिया साहब। डायरेक्ट बुक का नाम दिया हुआ दरिया साहब, याद रखें, ज्ञान दीपक नाम की पुस्तक की रचना की है। अगला प्रश्न है बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इब्न बख्तियार खिलजी। इब्न बख्तियार खिलजी बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बोट जिसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा विकसित की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया था, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, ऑप्शन बी। ये प्रश्न करंट अफेयर्स का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न इसमें करंट अफेयर्स के दिया हुआ, तो उस पर ज़्यादा डिस्कस न करते हुए जल्दी उसको निकाल लेते हैं। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। 17 नंबर प्रश्न है वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है उसे क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एमाइलेज। एमाइलेज जो एंजाइम है हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है और पाचन के कार्य शुरू करता है। चल आगे 18 नंबर प्रश्न है लीची का खाद्य भाग कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एरिल, ऑप्शन ए सही है। ए लीची का खाने वाला भाग जो है एरिल होता है। 19 नंबर प्रश्न है पौधे में प्रदीप्तिकालिता की खोज करने वाले कौन थे? तो इसके बारे में पूछा गया है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? गार्नर और एलार्ड, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गार्नर और एलार्ड ने पौधे में प्रदीप्तिकालिता का खोज किया था। 20 नंबर प्रश्न है एस्टोमेटा पत्तियों की तरह छोटे छोटे छिद्र से बने होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एस्टोमेटा के द्वारा ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन छोड़ा जाता है। 21 नंबर प्रश्न है सेरोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए छिपकलियों का। सेरोलॉजी जो है वो छिपकलियों का अध्ययन है। बात करें 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं यदि एक जीवाणु कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु निर्मित होंगे? तो प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न जो है ये देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे 2 घंटा जो दिया हुआ उसमें 15 मिनट का फैक्टर बनाएंगे। तो सबसे पहले तो 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 15 मिनट होगा, फिर 15 मिनट होगा, फिर 15 मिनट होगा यानी 45 मिनट, फिर 15 मिनट करेंगे तो 1 घंटा हो जाएगा, फिर 15 मिनट करेंगे तो 1 घंटा 15 मिनट, 15 मिनट मतलब 1.5 घंटा, 1 घंटा 45 मिनट, फिर 15 मिनट 2 घंटा। तो इस टाइप से आपको 15-15 मिनट का फैक्टर हो जाएगा। स्टार्टिंग में कितने रहेंगे तो हमारे पास एक जीवाणु है, हर 15 मिनट में क्या हो रहा है तो 2 गुना होते जा रहा है। तो अब 15 मिनट में 2 हो जाएगा, फिर अगला 15 मिनट में 2 से कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128 और 128 से लास्ट में जो 2 घंटा हो जाएगा हमारा तो उसमें कितना हो जाएगा 256। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 256 हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। पौधे एवं पशु कोशिका में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है? 23 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के कारण से पौधे और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट है कोल्ड कंडीशंस में स्थिर नॉन डिकम्पोजेबल रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर निम्न में से कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एस्पार्टेम। एस्पार्टेम जो है ये काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है और इसी को नॉन डिकम्पोजेबल स्वीटनर कहा जाता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर कहा जाता है। 25 नंबर प्रश्न है कमरे के ताप पर द्रव स्थितियों में रहने वाले धातु का नाम बताइए। धातु अगर पूछा गया तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। अगर अधातु पूछा जाता तो इसका सही उत्तर हो जाता है ये नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में रहता है। पारा यानी कि मरकरी जो है ये रूम टेम्परेचर पे मेटल है जो कि लिक्विड में रहता है। सोडियम की बात करें तो सोडियम बहुत ज़्यादा रूम टेम्परेचर बहुत सॉफ्ट मटेरियल मेटल में आ जाता है। चलिए 26 नंबर प्रश्न है लोहे का विशुद्धतम रूप क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पिटुआ लोहा। पिटुआ लोहा में कार्बन की मात्रा काफ़ी कम पाई जाती है जिसके कारण से यह शुद्धतम रूप में माना जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। अगर फॉर्मूला की बात किया जाए तो CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर का है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो यह कीटनाशक के रूप में किया जाता है, साफ सफाई के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाता है। 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लिथियम। लिथियम की परमाणु त्रिज्या इन सभी में जो है, बेरिलियम और बोरॉन, इन सभी में सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या किसकी है? तो लिथियम की है। लिथियम जो इसकी परमाणु संख्या 3 है और सेम ग्रुप में रहने के कारण से लिथियम की परमाणु त्रिज्या सही है। परमाणु त्रिज्या बढ़ने का जो होता है, कैसे बढ़ता है? तो परमाणु त्रिज्या अगर पीरियोडिक टेबल इस टाइप का है, पीरियोडिक टेबल, ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं बढ़ेंगे, दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट अगर जाते हैं तो परमाणु सेम ग्रुप में तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा। वहीं ऊपर से नीचे जाएंगे तब भी परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा। तो ये बढ़ने वाला एरो है। 29 नंबर प्रश्न है, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एथिलीन, ऑप्शन बी सही हुआ। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? इसका उत्तर हो जाएगा उदासीनीकरण, यानी न्यूट्रलाइजेशन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी Na हाइड्रोक्साइड का OH प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये दोनों रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस जल H2O। तो ये कैसी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया इसको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं, जब गर्म किए जाते हैं तो अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं, और गर्म करने के बाद से ठंडा किया जाएगा तो चुंबकीय गुण इनका वापस नहीं आता है। ये बात को ध्यान रखेंगे, वापस नहीं पा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 50 डिग्री का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या है? फ़ारेनहाइट में चेंज करने का जो फॉर्मूला होता है उसे याद रखेंगे। जैसे C/-0, इसका सबसे कम डिग्री 0 होता है, डिवाइड बाई 5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट से ही कंपेयर कर लेते हैं, F-32 डिवाइड बाई 9। तो इसमें देखिए C-0, 0 तो हटा देते हैं और 50 डिग्री है तो 50/5 बराबर 9, F-32, और इधर क्या हो जाएगा? 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 10 यानी 90 + 32, 90 + 32 क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर ऑप्शन बी 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। चेंज करने वाला फॉर्मूला यही है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या है? सेम प्रश्न है, इसमें फिर से वही फार्मूला यूज करते हैं। 40 डिग्री दिया हुआ है तो 40 डिवाइड बाई 5 × 9 + 32 इक्वल टू फ़ारेनहाइट हो जाएगा। डायरेक्ट मैंने यूज़ कर दिया है, आप लोग इस फार्मूला को अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 × 9 = 72 प्लस ये कितना है? 32, 72 + 32 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। फार्मूला एक बार और हम बता देते हैं। C-0 बाई 5 इक्वल टू F-32 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू, अगर ये रहता आपको कैल्विन में तो कैल्विन के -273 ही होता है, हाँ, डिवाइड बाई 5। ये फार्मूला होता है, यूनिवर्सल फार्मूला होता है, तीनों इसका कंपेयर कर सकते हैं, तीनों का उत्तर निकाल सकते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, संघनन क्या है? संघनन क्या है? सही उत्तर हो जाएगा
वाष्प को द्रव में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को संघनन करना होता है। सोनार तकनीक का प्रयोग कहाँ होता है? आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें। पानी के नीचे पहाड़ियों को पता लगाने के लिए, हिमशैल को पता लगाने के लिए, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सोनार तकनीक का प्रयोग ये तीनों कार्य में किया जाता है। पानी के नीचे पहाड़ी है कि नहीं, जैसे सोनार जो होता है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग होता है, SONAR। इसमें सोनार में रेव को नीचे या फिर साइड में कहीं भी उसको ट्रांसमिट किया जाता है, वहाँ से वापस आती है। इस बीच है ना, पानी के नीचे अगर पहाड़ी है तो जल्दी टकरा के आ जाएगा, अगर गहराई है तो देर से टकरा के आएगा। और उसी आधार पर जो भी उसमें मैकेनिज्म काम करता है उसको पता लगा लेता है। तो इन सभी कार्यों के लिए सोनार तकनीक का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार की राशि है? तो ये सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र जानते हैं, किसी भी मैग्नेट होता है, इसमें नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। तो मैग्नेट जो है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है नॉर्थ से निकलता है और साउथ की ओर जाता है। तो इसका डायरेक्शन फिक्स है, ये जब भी निकलेगा तो नॉर्थ से ही निकलेगा और साउथ से ही निकलेगा। अदिश राशि और सदिश राशि में अंतर क्या होता है? तो सदिश राशि में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों रहता है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड ही रहता है, डायरेक्शन नहीं रहता है। चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फोर्सेस की बात करें तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, कितना इसका पावर है मैग्नीट्यूड से, और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में फॉलो कर रहा है ये भी रहता है। 37 नंबर प्रश्न है, हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो है हवा में नमी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। 38 नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, बीजों की उच्च पैदावार, किस्म, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से सभी। ऑब्वियसली इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। हरित क्रांति की निर्भरता के लिए बीजों की उच्च पैदावार होना जरूरी है, यानी हाई यील्ड सीड्स जो है ना, हाइब्रिड जिसको कहते हैं, तो हाइब्रिड होना चाहिए। सिंचाई की पर्याप्त सुविधा भी होनी चाहिए और रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग किया जाना चाहिए। भारत में हरित क्रांति जो आया था 1966-67 के दौरान में आया था, और भारत में इस हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को जाना जाता है। वहीं वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का नाम अगर पूछा जाए किसने इसको फेमस किया था, तो सही उत्तर हो जाएगा नॉर्मन बॉरलॉग। ये हरित क्रांति से संबंधित है। हरित क्रांति का अगर नाम पूछेगा किसने नामकरण किया था, तो नामकरण भी याद रखेंगे, ये विलियम गॉड नाम के व्यक्ति ने हरित क्रांति का नामकरण किया था। तो ये सारे फैक्ट है हरित क्रांति से, इसे ध्यान रखेंगे। 39 नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है, तो क्या है? ये झारखंड से कंपेयर करके दिया हुआ, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग बनाया हुआ। झारखंड से अधिक माना जाता है बिहार राज्य का शिशु मरणांक दर। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट की लिए प्रश्न बनाया गया है। 40 नंबर प्रश्न है, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन सी, सुशील मोदी के द्वारा किया गया था। पिछले दिनों में इनकी मृत्यु हो गई थी, और पहली बार ये आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष प्रस्तुत किए थे? तो ये 2006-07 के दौरान आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किए थे, और उस समय वो उप मुख्यमंत्री सब वित्त मंत्री भी थे। 41 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, किसके द्वारा किया गया था रोलिंग प्लान की अवधारणा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जनता पार्टी सरकार के द्वारा किया गया था। कब किया गया था रोलिंग प्लान? तो ये योजना आयोग जो था, योजना आयोग, उसकी जगह पे पंचवर्षीय योजना आयोग जो
था उसको रोक के रॉलिंग्स प्लान लागू किया गया था 1977-78 के टाइम में। चलिए, और किसके द्वारा इसको प्लानिंग किया गया था? तो याद रखेंगे गुरनार मेंढर के द्वारा इसको प्लानिंग किया गया था। 42 में प्रश्न है, गरीबी का अंतर दर्शाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? गरीबी रेखा और उस रेखा के नीचे रहने वाले सभी लोगों की वास्तविक आय स्तर के बीच का अंतर को दिखाता है गरीबी रेखा। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के अनुसार वर्ष 21-22 में निम्न में से किस एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में सबसे निम्न था? आपका ऑप्शन दिया हुआ उत्तर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मेघालय और बिहार। सही उत्तर हो जाएगा अपना बिहार। अच्छी बात नहीं है बट बिहार है तो देखना पड़ेगा। मल्टी डायमेंशनल जो गरीबी के बारे में पूछा गया है प्रश्न, इसमें सबसे निम्न कौन था? तो बिहार था। आगे बढ़ते हैं। गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं है इसके बारे में पूछा गया है। 44 नंबर प्रश्न जो है इसका, NSSO द्वारा समय समय पर इसका अनुमान लगाया जाता है। यह कथन बिल्कुल सही है। भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी की आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी है। ये भी सही है। इसका अनुमान आमतौर पर हर 5 साल में लगाया जाता है। यह कथन भी सही है। तो इनमें से गलत कौन सा है? तो कोई कथन गलत नहीं है, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि प्रश्न क्या पूछा गया है? सत्य नहीं है। तो इसमें से सारे के सारे कथन सही है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी की है ग्रामीण में 2400 कैलोरी और वहीं शहरों में क्या है? तो 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की पैमाना तय किया गया है। 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर इस्तीफा देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे देना चाहिए? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उपाध्यक्ष को। अध्यक्ष जो होते हैं वह उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देंगे और उपाध्यक्ष किसको देंगे? अध्यक्ष को देंगे। तो इन दोनों के बीच में इस प्रकार का ही संबंध बनता है त्यागपत्र के लेकर। 46 नंबर प्रश्न है, विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 40। वर्तमान में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो उसे भी याद रखेंगे। सबसे पहले दो का पेयर बनाएंगे, बिहार और यूपी। बिहार और यूपी एक साथ है। दूसरा राज्य कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र और कर्नाटका दोनों एक साथ है। तीसरा राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद है। और किस अनुच्छेद के तहत इसका गठन होता है? तो अनुच्छेद भी याद रखें कि 169 के तहत इसका गठन या विघटन दोनों किया जा सकता है। उसी में इसकी चर्चा किया गया है। और न्यूनतम सदस्यों की बात किया जाए तो अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो जो भी राज्य के विधान सभा की सीटों की संख्या रहेगी, जैसे बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 243। इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो कितना होना? 81। यानी बिहार में 81 से कम होना चाहिए। और देखिए है भी कितना? तो बिहार में 75 है। तो याद रखेंगे 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और न्यूनतम कितना होना चाहिए? न्यूनतम 40 कम से कम होना ही चाहिए। किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो 169 में किया गया है। कौन कौन से राज्यों में स्थित है? तो बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन सभी राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 47वां प्रश्न है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? प्रश्न देखिएगा, उच्च न्यायालय यहाँ पे दिया गया है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। और राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और उस राज्य के गवर्नर से, सुप्रीम कोर्ट से उस राज्य के
सुप्रीम कोर्ट के CJI है, CJI उस राज्य के गवर्नर से बात करके परामर्श करके न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, यह कथन गलत है। विधायिका न्यायपालिका कोई उसके प्रति विधायिका का जवाबदेही नहीं है। अगला है विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, कार्यपालिका के प्रति विधायिका को जवाबदेह नहीं बनाया गया है। विधायिका और कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है। अगर थोड़ा सा डीप में जाकर देखा जाए तो दोनों स्वतंत्र नहीं है, दोनों को एक दूसरे के विरोध में तो नहीं, लेकिन एक दूसरे के साथ चलने के लिए बनाया गया है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यह कथन भी गलत है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह, यह कथन गलत है। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ही, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सारे के सारे प्रश्न जो है, सारे के सारे कथन जो दिया हुआ है गलत दिया हुआ है। 49 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। यह किस प्रकार की शक्ति है? तो एक विधायी प्रकार की शक्ति होती है। अध्यादेश कब जारी किया जाता है? तो जब संसद की कार्रवाई नहीं चलती है, उस समय राष्ट्रपति किसी विषय पर जब कानून बनाना उचित समझते हैं तो अध्यादेश जारी करके कानून को बनाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो ये अनुच्छेद 123 के तहत 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। आगे बढ़ते हैं। 50वां प्रश्न है, संसद को राज्य सूची के में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है बशर्ते यह क्या? तो यह राष्ट्रीय हित में हो। अगर कोई भी राज्य सूची के विषय जो राष्ट्रीय हित में होती है उस पे संसद कानून बना सकती है। और यह किस अनुच्छेद के तहत बना सकती है? तो 249 के 1 के तहत यह शक्ति दी गई है संसद को। ऐसे हम लोग को पता होगा कि शक्तियों का विभाजन किया गया किसमें? तो सबसे पहले संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा कौन सा है? समवर्ती सूची। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि संघ सूची में वर्तमान में कुल कितने विषय है? तो याद रखेंगे इसमें 100 विषय है। राज्य सूची में कुल कितने विषय? तो राज्य सूची में अभी वर्तमान में 61 है और समवर्ती सूची में 52 विषय को शामिल किया गया है। तो ये प्रश्न को ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न कहता है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान का अनुच्छेद 19(1) के ए तहत। यह एक केस हुआ था नवीन जिंदल बनाम भारत संघ। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह बताया कि कोई व्यक्ति अपना निजी भवन पर राष्ट्रीय झंडा को फहरा सकता है और यह उसका मौलिक अधिकार है। और यह किस अनुच्छेद के तहत इसको शामिल कर दिया गया? तो यह 19(1) के ए के तहत शामिल किया गया है। 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो ये कौन सा अधिकार है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा का अधिकार। राइट टू एजुकेशन अनुच्छेद जो आर्टिकल 21 में इसका वर्णन किया गया है। शिक्षा का अधिकार यह मौलिक अधिकार भी है और साथ में मानव का अधिकार भी है। मानव अधिकार वैसे होते हैं जो कि मानव के जन्म लेने के बाद से उसको अधिकार मिल जाता है, जबकि मौलिक अधिकार क्या होता है? यह किसी राज्य या किसी देश के तहत यह अधिकार दिए जाते हैं कि आपको यह अधिकार मिलता है, नागरिक होने के कारण से अधिकार मिलता है, उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। जबकि मानव अधिकार मानव होने के कारण से मिलता है। 53 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? यह प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 19 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है। इसमें वाक स्वतंत्रता भी दिया गया है और उसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है। यानी प्रेस किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी न्यूज या आर्टिकल दे सकता है और इस पर यह स्वतंत्रता मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि को हिंदी को संघ सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 343 जो है अनुच्छेद, उसके तहत देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
343 का एक जो है, इसके तहत देवनागरी लिपि को हिंदी के संघ सरकारी भाषा के रूप में मान्यता दिया जाता है। 55 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं के द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को प्राथमिकता प्रदान करता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 245। 245 के तहत संवैधानिक प्रावधान के संघीय जो है वो राज्य विधान पालिकाओं के द्वारा बनाए गए नियम पर प्राथमिकता हो, यानी संसद किसी विषय पर संसद अगर कानून बना देती है और किसी राज्य का विधान सभा यानी विधान मंडल कानून बनाती है, तो संसद वाला जो है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी विधान परिषद पे। और किस अनुच्छेद के तहत किया है? तो 245 के तहत इसको बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर प्रश्न जो है इसमें है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है, क्या वर्णित है 8वीं अनुसूची में? तो ये भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है। अब वर्तमान में कितने भाषा है? तो वर्तमान में 22 भाषाओं की चर्चा की गई है, जो कि भारतीय भाषा है। और मूल में कितना भाषा था? तो मूल में याद रखेंगे 14 भाषा था। 2 बार संशोधन करके इसमें 22 भाषा किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है? तो भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है। 57 नंबर प्रश्न जो है यहाँ से ज्योग्राफी का प्रश्न स्टार्ट हो जा रहा है। तो देखते हैं क्या प्रश्न है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, CO2। CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? तो पृथ्वी का जो औसत तापमान है, जिसको 14 डिग्री सेल्सियस के करीब में माना जाता है, वो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसी वैश्विक रूप से बढ़ता हुआ तापमान को वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। और इसके लिए मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस कौन सा है? तो CO2 है। 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित उद्यान में से कौन सा एक सही नहीं है कौन सा? तो देखते हैं। बलकपरम जो है ये मेघालय में है। पन्ना मेघालय में नहीं है, बिहार में नहीं है। पन्ना किस राज्य में है? तो MP में है। तो हमारा उत्तर मिल चुका है। आगे के भी ऑप्शन में देख लेते हैं। गोयेंडी कहाँ है? तो तमिलनाडु में है, ये भी सही है। और मल्लेम ये गोवा में स्थित है। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बिहार। चलिए 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम वन वनाच्छेदित है? 59 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है राज्य क्षेत्र, एक्चुअली संघ राज्य क्षेत्र है, तो ये UT ऐसा है जिसमें सबसे कम वनाच्छेदित क्षेत्र है। आगे बढ़ते, उल्टे से सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड किस में पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा जीवभार के पिरामिड। जीवभार का पिरामिड ऐसे बनता है कि सीधा भी बन जाता है और उल्टा भी बन जाता है, यह जीवभार का पिरामिड होता है, इसे ध्यान रखेंगे। 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्री तट, निकट तटीय पर्यावरण, जंगल, समुद्री घास, परवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। और किस राज्य के है? तो मन्नार की खाड़ी आपको पता है तमिलनाडु के पास में है, तमिलनाडु के पास में है। चलिए 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा महासागर। लिस्बन घोषणा जो है यह महासागर से संरक्षण से संबंधित है। और लिस्बन जो शहर है वो कहाँ है? तो लिस्बन शहर पुर्तगाल की राजधानी भी है। वहीं पे एक सम्मेलन हुआ था जिसमें महासागर में हो रहे प्रदूषण को रोकने के लिए या फिर उसके संरक्षण के लिए इसमें बहुत सारे कदम उठाए गए, पॉइंट बनाए गए। 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चुनाव करना है। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है, यह कथन सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य नहीं है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। उत्तर प्रदेश क्या चीज़ में? तो जनसंख्या में है, जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट प्रश्न है, तो ये हमारा गलत हो गया। अगला है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है, ये कथन गलत है। 2.4% क्षेत्रफल है, जबकि जनसंख्या कितना है? 17.5%। ये जो डाटा दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार दिया गया है। तो हमारा सही उत्तर मिल चुका है, ऑप्शन ए सही है हमारा, क्योंकि वो
बाकी दोनों कथन जो है गलत है। 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत में 2001 से 11 के दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 18.12%। भारत में दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर 18.1% है। अगर ओवरऑल दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की बात की जाए तो यह लगभग 17.64% थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या है? तो जनसंख्या घनत्व है कुल जनसंख्या बट्टा में कुल क्षेत्रफल। और अगर भारत की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। ये है इंडिया का। और वहीं बिहार की बात करें तो बिहार का लगभग 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में रहते हैं। 66 नंबर प्रश्न को देखिए क्या लिखा हुआ, क्या दिया हुआ। इंग्लैंड में स्थित पिनाइन नाम का पर्वत श्रेणी का विस्तार की दिशा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण। पिनाइन नाम का पर्वत श्रेणी जो है इंग्लैंड में पाया जाता है और इसकी दिशा क्या है? तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर है। ये प्रश्न जो है थोड़ा सा मतलब किसको हार्ड की श्रेणी में रखा जा सकता है, क्योंकि इतना डीप तो बहुत कम ही लोग जाते हैं। भारत के पर्वत श्रेणी इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे ही आदमी पढ़ ले तो बहुत बड़ी बात है। ये इंग्लैंड का पूछा हुआ है। चलिए 67 नंबर में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल झाड़ी दावानल भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रकार नहीं है? तो दावानल भूमध्य सागरीय जलवायु प्रकार का इसका सही उत्तर हो जाएगा साइबेरिया। साइबेरिया क्या है? तो यह पूरी तरह से पूर्ण रूप से साइबेरिया जो है यह ध्रुवीय प्रदेश में आता है। ध्रुवीय प्रदेश में आता है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है। ध्रुवीय प्रदेश में जानते हैं इक्वेटर से जितना दूर हम लोग जाएंगे, चाहे उत्तर में जाए चाहे दक्षिण में जाए, इक्वेटर है वहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ने लगता है। साइबेरिया क्या है? ये एकदम ध्रुव के पास है। साइबेरिया रसिया का पार्ट है। तो वो किस प्रकार का हो जाएगा? ध्रुवीय में। इसके अलावा कैलिफोर्निया, तुर्की और विक्टोरिया ये तीनों किस प्रकार का है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रकार है। 68 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार के जलवायु नहीं है? ये भी प्रश्न सेम वैसा ही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी न्यूजीलैंड। उत्तरी न्यूजीलैंड जो है भूमध्य सागरीय प्रकार के जलवायु नहीं है। इसके अलावा मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली, अफ्रीका का दक्षिण छोर ये तीनों भूमध्य सागरीय प्रकार के जलवायु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर प्रश्न है। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पंपाज। पंपाज में भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु नहीं है। इसके अलावा मध्य चिली, केप टाउन और एडिलेड। केप टाउन कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है। एडिलेड कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चिली तो खुद ही एक देश है दक्षिण अमेरिका का। 70 नंबर प्रश्न है। खगोल वैज्ञानिकों के द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमेतेरासु का नामकरण निम्न में से किस आधार पर किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जापानी सूर्य देवी के नाम पे इसका अमेतेरासु नामकरण किया गया है। और ये कैसा है? अमेतेरासु क्या है? तो एक अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल के रूप में इसको पहचान किया गया। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जापानी सूर्य देवी। 71 नंबर प्रश्न जो है इसको देखिए। पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी 71 नंबर प्रश्न है। चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बुध। चंद्रमा सदृश अर्थात कि चंद्रमा के साथ जो दिखाई देने वाली ग्रह है वह ग्रह है बुध। इसके अलावा अगर ऑप्शन में शुक्र भी रहता तो वो भी है। इन दोनों ग्रहों को हम लोग चंद्रमा के साथ देख सकते हैं, चंद्रमा के जैसा देख सकते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बुध। 72 नंबर प्रश्न है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी होती है, कब होती है अधिकतम दूरी? तो ये अपसौर में होती है। और अपसौर कब होता है? तो ध्यान रखेंगे अपसौर 4 जुलाई की घटना को अपसौर कहा जाता है। यानी उपसौर जो होता है इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच में, ये अर्थ हो गया और ये सन हो गया, दोनों के बीच में दूरी जो होती है न्यूनतम होती है। और ये कब होता है? तो ये 3 जनवरी को होती है।
तो 3 जनवरी को उपसौर और 4 जुलाई को अपसौर। अपसौर में क्या होगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी जो है अधिकतम होगी। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 73 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है बैलाडीला में सबसे ज़्यादा खनन होता है। हेमेटाइट किसका है? तो ये आयरन ओर है, आयरन ओर है। अब बैलाडीला कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। चलिए अब आते हैं 74 नंबर प्रश्न पे। 74 नंबर है, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 अक्टूबर। तो हैदराबाद के रिस्पेक्ट में पूछा गया है, दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की तिथि 15 अक्टूबर में है। 76 नंबर प्रश्न है, त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपोष्ण मानसूनी जलवायु। उपोष्ण मतलब कि हल्का गर्मी भी रहेगा, मानसूनी जलवायु तो है ही, मानसून पे इसका जलवायु पूरी तरह से निर्भर करता है। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। 77 नंबर प्रश्न है, किस रेखा पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय के रूप में माना जाता है। और ये कहाँ से गुजरता है? तो यह इलाहाबाद के नैनी नाम के जगह से गुजरता है। और 82.5 डिग्री ईस्ट है, मानक जो समय है भारत का, ये 5.5 घंटा आगे है, प्लस में है। ईस्ट में है तो प्लस में हो जाएगा। और ये किस राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? तो यूपी के बाद से एमपी, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और एक और कौन सा राज्य है? यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे छत्तीसगढ़ छूट रहा है। तो ये 5 राज्यों से गुजरती है मानक समय रेखा। भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्व में मूलतः एक भाग था, क्या चीज़ का भाग था? तो ये ऑप्शन बी, गोंडवाना लैंड का भाग था। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में गोंडवाना लैंड का भाग था। 79 नंबर प्रश्न है, ग्रीनविच मध्य समय यानी GMT से भारतीय मानक समय कितना आगे है? तो यहाँ पे हम लोगों ने चर्चा किया था, 5.5 घंटा आगे है। ऑप्शन ई हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, अब यहाँ से हिस्ट्री का प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का क्या नाम था? सही उत्तर हो जाएगा तुहफ़त-उल-मुहाजिरीन। यह प्रकाशन किया गया था राजा राम मोहन के द्वारा। अच्छा, इसको ध्यान में देखेंगे, ये कब प्रकाशन किया गया था? तो 1809 में इसका प्रकाशन किया गया था। सबसे पहला पुस्तक जो है तुहफ़त-उल-मुहाजिरीन है, जो कि राजा राम मोहन के द्वारा प्रकाशन किया गया 1809 में। 81 नंबर प्रश्न है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे। और किस वर्ष इन्होंने स्थापना किया था? तो 1884 में स्थापना किए थे। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादन किया गया? सही उत्तर हो जाएगा अल हिलाल। अल हिलाल जो है पुस्तक पत्रिका, ये अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा संपादित किया गया। इसके अलावा जो जमींदार है, ये मौलाना जफ़र अली खान के द्वारा ये प्रकाशन किया गया था। कॉमरेड तो आप लोगों को पता ही होगा किसकी पुस्तक है, तो मोहम्मद अली की पुस्तक है। बंगाल गजट में प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? यहाँ पे ध्यान रखना है, संपादक के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरविंद घोष। अगर वही वंदे मातरम जो गीत थे, इसको रचना किसने किया था? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी किए थे। बट यहाँ समाचार पत्र के बारे में पूछा गया, समाचार पत्र और गीत अलग होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष, ऑप्शन बी। 84 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष
लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था? सर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया गया था। और इसका काफ़ी विरोध हुआ था। आगे चल के लॉर्ड रिपन आते हैं। रिपन 1882 ईस्वी में इस प्रेस की जो आज़ादी था उसको बहाल कर देते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन। 85वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जगदीशपुर। जगदीशपुर जो कि एक आरा के एक छोटे से रियासत था जगदीशपुर, वहीं के उसी स्थान से संबंधित थे कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा लेफ्टिनेंट हडसन और निकोलसन। ये दोनों जो है 86 नंबर में ये दोनों दिल्ली के प्रभारी अधिकारी थे। 87 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोहियों को धोखा दिया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विश्वनाथ दुबे। विश्वनाथ दुबे ने विश्वासघात किया था। भारतीयों को पकड़वाने में अंग्रेजों के हेल्प किए थे, इसलिए उन्हें विद्रोहियों को धोखा देने के लिए भी जाना जाता है। 88 नंबर प्रश्न है, शेरशाह की भू लगान व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे तुलना की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रैयतबाड़ी व्यवस्था से। रैयतबाड़ी व्यवस्था से तुलना किया जा सकता है। और इसमें शेरशाह सूरी ने क्या किया था? तो माप करवा के सीधे डायरेक्ट कृषक से निश्चित किया जाता है कितना आप टैक्स देंगे। तो कृषक से डायरेक्ट लिया जाता है, इसलिए रैयत यानी किसान से लिया जाता था, उसी से संबंधित माना जा सकता है। 89 नंबर प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामे मस्जिद के कौन सा प्रवेश द्वार है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण दरबार है। जामे मस्जिद जो है उसका दक्षिण दरबार फतेहपुर सीकरी का एंट्रेंस माना जाता है। और फतेहपुर सीकरी जो है फतेहपुर सीकरी इसका निर्माण किसने किया था? तो अकबर के द्वारा निर्माण कराया गया था। 19 नंबर प्रश्न है, भारत के किस नगर को मध्यकाल का सिराज ए मशरिक यानी पूर्व का सिराज कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जौनपुर। जौनपुर की स्थापना किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। और किसकी याद में किया गया था? तो ये जौना खान यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के याद में जौनापुर की स्थापना किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, जिसे पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। 91 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि 1206 में मामलुक यानी गुलाम वंश की स्थापना करता है, और इसे लाख बख्श के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि लाखों का दान दे देता था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो किसका गुलाम था? तो गौरी का यह गुलाम था। आगे बढ़ते, इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण कराया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है हौज ए शमसी का निर्माण कराया था। कहाँ पे? तो ये कुतुब मीनार के पास में। इल्तुतमिश के द्वारा और कुछ काम भी किया गया था। इसने कुतुब मीनार की निर्माण पूरा कराया था। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के भी चलाया था, जिसमें जीतल और टका भी चालू किया था। इसके अलावा इसने एकता प्रणाली भी चालू किया था। 40 लोगों का एक तुर्की चहलगामी की भी स्थापना किया था, और अमीरों का दमन भी किया थे। तो ये प्रमुख कार्य है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 93 नंबर प्रश्न है, विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद से पहले इसका निर्माण किया था। क्या चीज़ के लिए 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉलेज। और कॉलेज किसका था? ये तो ये संस्कृत का कॉलेज था, जिसको बाद में आगे चल के कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसे 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया जाता है।
अगला प्रश्न है, ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था? किस युग में ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा चालुक्य काल में। चालुक्य काल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, कैसे थे? तो ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के सिंधु घाटी सभ्यता में लोग निवास करते थे। 96 नंबर प्रश्न है, चान्हो दड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो कि स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये सिंध में स्थित है, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है। चान्हो दड़ो सिंध में स्थित था। पुरुषार्थ कितने हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 पुरुषार्थ। भारतीय संस्कृति जो है उसमें 4 पुरुषार्थ की चर्चा की गई है। कौन कौन सी? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार की पुरुषार्थ की चर्चा की गई है। 98 नंबर प्रश्न है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी में प्राप्त हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी घाटी के आसपास में भारत के प्रथम मानव जीवाश्म की प्राप्त हुई थी। चलिए 99 नंबर प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेहरगढ़ से। 100 नंबर और इस सेट का आखिरी प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था, यह कथन सही है। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है, यह भी सही है। हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे है, स्थित है, यह गलत है। हड़प्पा किस नदी के किनारे था? तो रावी नदी के तट पर था। हड़प्पा का उत्खननकर्ता आर.डी. बनर्जी थे, यह कथन भी गलत है। इसका राम बहादुर दयाराम सहनी ने उत्खनन किए थे। छत्र और ताम्र रथ हड़प्पा से मिला है, यह कथन भी गलत है। इस प्रकार से हमारा सही क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2, जो कि ऑप्शन ए में सही है। तो हम लोगों ने इस सेट में पूरा 1 से लेकर 100 तक प्रश्न को देखा। ऐसे ही आप लोग तैयारी करते रहिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों जो लोग भी बीपीएससी का ये AEDO का फॉर्म भरे हैं उनके पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।